दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का दिन खास है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। और मौजूदा वक्त में हमें लगता है कि महात्मा गांधी को याद कैसे किया जाए, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कैसे किया जाए। उस दौर की सादगी और मौजूदा वक्त का चकाचौंध। उस वक्त नैतिक बल के साथ राजनीति करना और सार्वजनिक जीवन में आने की जद्दोजहद, और मौजूदा वक्त में अपराध में लिप्त होकर भ्रष्टाचार की चादर चढ़ाकर राजनीति करने का एक अपना सुकून। बहुत लंबी यात्रा हमने पूरी नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर देखें तो आजादी के बाद के कितने बरस हुए हैं, 72-73 बरस। लेकिन इन सब के दौर में कितना कुछ बदल गया। आज कुछ अतीत के पन्नों को पलटते हैं और जिसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज 2020 में जब हम खड़े हैं तब सत्ताओं को प्रचार क्यों चाहिए, उनको तमाम सुविधाएं क्यों चाहिए, उनको 5 सितारा जीवन क्यों चाहिए, जबकि 1947 के वक्त इस देश की जो स्थितियां थी या स्वाधीनता आंदोलन के वक्त इस देश के भीतर में लोग जिंदगी जीने की जो जद्दोजहद कर रहे थे, 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने की स्थिति में देश नहीं आ पा रहा था। उस वक्त एक आम शख्स हो या फिर प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसके भीतर की सादगी और उसके भीतर का गांधीपन, वो सब कुछ कहीं ना कहीं एक उजियारा पैदा करता था। और मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारों में ही महात्मा गांधी को आप खोज सकते हैं। एक ऐसी परिस्थिति के बीच वाकई अगर पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो 1947 आजादी का जश्न तकरीबन अगस्त सितंबर 2 महीने खूब मना था। और इस 2 महीने अपने आप को महात्मा गांधी जी ने और कहीं नहीं, कोलकाता के बेलिया घाट में उस घर में अपने आप को बंद कर रखा था जिसकी मौजूदा पहचान जो है वो हैदरी मंजिल के तौर पर है, या फिर वो गांधी का स्थान के तौर पर उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। 1947 15 अगस्त नेहरू आजादी का जिक्र कर रहे थे। यहां पर एक राष्ट्रीय सरकार बन रही थी, पार्लियामेंट रोशनी से सजा हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी जहां पर थे वह अंधेरे में डूबा हुआ था। एक शाम पहले वहां पर राजगोपालाचारी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था, बापू इस मकान में रोशनी कर दे क्या। बापू का जवाब था, नहीं, यह आजादी मिली नहीं है, यह सिर्फ पावर का एक ट्रांसफर हुआ है। आजादी तो तब मिलेगी जब वाकई इस देश में कोई गरीब नहीं होगा, हाशिए पर पड़े व्यक्ति को भी न्याय की उम्मीद की आस होगी, उसके भीतर यह जज्बा होगा कि अब यह देश उसका अपना है और यहां पर नियम कायदे कानून उसके अपने हैं, रोशनी मत करो, रहने दो। उस वक्त वहां पर बीबीसी के रिपोर्टर भी पहुंचे थे और हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर भी पहुंचे थे, जो कि अपने अपने तरीके से बापू को इस बात का जिक्र करते हुए कह रहे थे, आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, हम उसे छापेंगे। बीबीसी के रिपोर्टर ने तो यहां तक कहा कि दुनिया की 24 भाषाओं में बीबीसी का प्रसारण होता है, आप जो भी कहेंगे, एक शब्द भी कहेंगे, हम उसके प्रचार के जरिए पूरी दुनिया में बताएंगे आजादी के वक्त महात्मा ने क्या कहा है। बापू ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और वो खामोश हो गए। दुनिया भर में बापू के नाम और बापू को सुनने के लिए एक बेचैनी थी भारत की आजादी के दिन, लेकिन उस दिन महात्मा गांधी खामोश रहे। उस अक्स में अगर मौजूदा वक्त में आइएगा तो आप डर जाइएगा। इतना पैसा प्रचार पे खर्च होता है, अखबारों में चेहरा दिखाने के लिए छपते हुए, वह भी इश्तिहार के तौर पर, न्यूज चैनलों में इश्तिहार के तौर पर, और आपको जानकर हैरत होगी मौजूदा वक्त की सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च प्रचार के तौर पर इसी बीते 5-6 बरस में किया है। इतना खर्च कभी किसी ने नहीं किया। सरकारी डाटा बताता है कि 2014 से 2019 तक 6,500 करोड़ रुपया जो सरकारी योजनाओं के प्रचार में खर्च होता है, वह भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, और उसमें एक ही तस्वीर चस्पा रहती है, वो प्रधानमंत्री की। वह बीते 5 साल में, यानी 2020 को छोड़ दीजिए, नई सरकार बनने यानी दूसरे टर्म में आने से ठीक पहले 2014 के मई से लेकर 2019 मई तक हर दिन तकरीबन 3 करोड़ 56 लाख रुपए सिर्फ प्रचार पे खर्च हुए हैं।
जबकि इसके ठीक पहले जब आप चले जाइएगा, इससे पहले इतना खर्च होता नहीं था। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 10 बरस का, 2004 से लेकर 2014 तक, लेकिन खर्च जो किया गया वह सिर्फ 2658 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी 10 बरस में जो खर्च हुआ, 5 बरस में उससे 3 गुना ज्यादा खर्च इस दौर में हो गया। उस वक्त का एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 72 लाख रुपए प्रतिदिन प्रचार पे खर्च कर रहे थी मनमोहन सरकार 10 बरस तक। मौजूदा सरकार ने 3 करोड़ 52 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च किए। बापू को कोई प्रचार की चिंता नहीं थी। महात्मा गांधी लोगों से सरोकार जोड़कर संघर्ष की मुनादी करते थे और उस वक्त अंग्रेजों की चूल्हे हिल जाती थी। जब इन बात का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमारे जहन में तुरंत आ रहा है कि कल ही दिल्ली के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया 1 विमान उतरा है। ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस, ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनके लिए जो एयरफोर्स 1 हवाई जहाज है, उस तर्ज पर इस जहाज को बनाया गया है। यानी मिसाइल का असर नहीं होगा, तमाम सुविधाओं से लैस होंगे और पता नहीं क्या क्या है। और इसका जो खर्च आता है वो तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 1453 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जो जहाज था उसको अपग्रेड करने के लिए एक जहाज में 8400 करोड़ रुपए लगे हैं। इस जहाज की जरूरत, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो पैसा इसी देश का है, वह इसी देश के टैक्स पेयर का पैसा है, इसी देश के खनिज संसाधनों का पैसा है, इसी देश के भीतर धंधा करने वाले मल्टीनेशनल्स का पैसा है, जिसके जरिए जो सरकार को मिलता है, उसके जरिए अब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 विमान मंगाए गए हैं। शानदार विमान है ये, एयरफोर्स 1 को टक्कर दे सकता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। इतना शानदार विमान है। फिर लौटिए बापू को याद करते हुए 1947 से पहले, और ये खास है, बापू बड़े किफायत जिंदगी जीते थे, बहुत ही बचत करते थे, बर्बादी नहीं करते थे। और अगर आप उस पीरियड में चले जाइएगा जब चंपारण का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 2 आना खर्चा होता है इस देश के एक मजदूर पर एक दिन का। 1 रुपए में 16 आना खर्च होता है। 1 रुपए में 16 आना रहते हैं और एक मजदूर को प्रतिदिन 2 आने में उसका जीवन चलता है। बापू ने अपने आप को चंपारण आंदोलन के दौरान में यह बांधा कि मेरे ऊपर 2 या 3 आने से ज्यादा प्रतिदिन खर्च होना नहीं चाहिए। किसानों और मजदूरों के लिए जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके सरीखा जीवन भी जीना होगा। और यह भी आपको समझना होगा कि मौजूदा वक्त में जब हम प्रधानमंत्री का इस बात से जिक्र कर गए, दरअसल उस पीरियड में, और खास तौर से तब जब बापू चंपारण का आंदोलन कर रहे थे और इन सारी परिस्थितियों में, उस वक्त उन्होंने एक वायसराय को चिट्ठी लिखी थी। वायसराय को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि आपके ऊपर हर दिन 700 रुपए खर्च होते हैं। इस देश के भीतर में एक मजदूर किसान पर अगर 2 आने खर्च होते हैं तो इसका मतलब है कि 1 रुपए में 8 लोगों का पेट भर सकता है, 100 रुपए में 800 लोगों का पेट भर सकता है। और इसको जब आप 700 रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 5-6 हजार मजदूरों का इससे पेट भर सकता है। आपके ऊपर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? ये तो भारत का पैसा है और यहां का पैसा यहां के लोगों को दरिद्रगी में अगर लाए हुए तो आप पर यह खर्च क्यों हो रहा है? और यह पत्र जो है बड़ा लोकप्रिय भी हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसने बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई थी कि क्या इस रईसी में किसी राष्ट्र को संभालने वाले व्यक्ति को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जो आजाद देश है उनके भीतर भी, भारत तो उस वक्त गुलाम था जब उन्होंने वायसराय को लेटर लिखा था और इसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया था कि आप अकेले इतने लोगों का भोजन कर लेते हैं, कैसे संभव है? और जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि फिर आप लौट चलिए उस स्थिति में जब बापू आंदोलन करने चंपारण पहुंचे थे। अप्रैल का महीना था, वो कुछ लेकर नहीं गए थे, वो सर्दी के कपड़े लेकर, लेकिन आंदोलन लगभग 9.5 महीने खिंच गया। सर्दियां भी आ गई, अखबार को ही ओढ़ने और बिछा के सोने लगे। बाद में 100 रुपए का कंबल खरीदा, आधा कंबल ओढ़ते थे, आधा बिछा लेते थे। इस सादगी के साथ वो पूरा आंदोलन चला रहे थे। लेकिन मौजूदा वक्त में एक सवाल आपके जहन में होगा कि आंदोलन करना होता है, चुनाव लड़ना होता है, तो हर के जहन में आता है खूब पैसा चाहिए, खूब डोनेशन चाहिए, अलग अलग तरीके से बॉन्ड निकाल दिए जाते हैं सारे। बापू भी कहते थे आंदोलन के लिए चंदा लेना होगा,
लेकिन इस बात को वो जरूर ध्यान देते थे कि एक एक पैसे का हिसाब जनता को देना चाहिए और खुद भी हिसाब रखना चाहिए, यह ईमानदारी बरतनी चाहिए। ये मौजूदा वक्त में ये परिस्थिति आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और जब बापू आंदोलन करने गए थे चंपारण आंदोलन के वक्त, तो उस वक्त उन्होंने लगभग 3,000 रुपए उन्होंने अपने दोस्त से लिए थे। प्राणजीत मेहता उनका नाम था। उस मित्र से 3,000 रुपए लिए थे कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं। और 9.5 महीने सोचिए, इसमें जो खर्चा था, वो लगातार ट्रेवल भी करते थे, पटना भी जाना होता था अपने तरीके से, वो मुंबई बंबई भी गए थे उस वक्त, वहां से निकलते थे, दिल्ली भी 1-2 बार आए थे, लेकिन उनका आंदोलन अपने तौर पर चल रहा था। उसमें डाक का खर्च भी आता था, चिट्ठियां उस वक्त खूब लिखी जाती थी, टेलीग्राम लंबे लंबे लिखे जाते थे, अंग्रेजों से भी संवाद उनका लगातार हो रहा था, जो वहां पर नील की खेती होती थी, जो इस तरह से वो किसानों के पक्ष में खड़े थे। जो खाना पीना था उसको लेकर, हालांकि गांव वाले खाना पीना ले आते थे, लेकिन अपनी व्यवस्था अपने तौर पर जो 3,000 रुपए लेकर गए थे वो किया था। और आपको जान के ये भी हैरत होनी चाहिए कि उस समय 3,000 रुपए खर्च नहीं हो पाए, खर्च हुए थे सिर्फ 2,250 रुपए। और इस खर्च के बाद जो बच गए 750 रुपए, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया कि उन्होंने वो पैसा लौटा दिया प्राणजीत मेहता जी को कि खर्च इतना ही हुआ है। इसका एक दूसरा हिस्सा देखिए, जब खेड़ा में आंदोलन चल रहा था, लेकिन उससे पहले एक चीज और जानिए कि चंपारण के आंदोलन में बड़े बड़े वकील उनके साथ आए थे, जो कि उस वक्त 8-10 हजार रुपए कमाई होती थी जिनकी एक पेशी की। उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, ब्रजकिशोर जी थे, या फिर नजरुल हसन साहब थे। ये सभी लोग वहां पर पहुंचे थे चंपारण आंदोलन करने के लिए, लेकिन सबको उस सादगी के साथ रहना था। आपकी जो कमाई है वो पीछे छोड़ के आइए, आप उस जिंदगी को छोड़ के आइए, तब इस संघर्ष में शामिल होइए। और ये सभी लोग गांधी से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उसके बाद सभी गांधीमय हो गए। लेकिन देखिए, इसके बाद जब खेड़ा का आंदोलन हुआ, खेड़ा के आंदोलन में सरदार पटेल जी गए थे साथ में, और सरदार पटेल जी के सांगठनिक क्षमता को उसी पीरियड में उन्होंने भी समझा था, महात्मा गांधी ने भी समझा था। वहां पर जब अपना परिचय लिखना था तो महात्मा गांधी ने खुद को किसान के तौर पर ही लिखा था। लेकिन खेड़ा आंदोलन में भी चंदा लिया गया, और चंदा खूब बड़ी तादाद में लोगों ने दिया, सब कुछ दिया, लगभग 25,000 रुपए जमा हो गए। और वो पूरे आंदोलन के वक्त में खर्च सिर्फ 2 से 2,500 रुपए हुए। सिर्फ 2 से 2,500 रुपए खर्च होने के बाद बापू ने कहा कि इतना पैसा बच गया है। सबने कहा इस पैसे को अब दूसरे आंदोलन में लगा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब भी आंदोलन होगा, जिन लोगों के लिए आंदोलन होगा, उस परिप्रेक्ष्य में वहां के लोगों से हम चंदा लेंगे और उनका भी जुड़ाव उस आंदोलन के साथ करेंगे, तभी आंदोलन संभव हो पाएगा। लोगों का जुड़ाव जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पैराशूट के जरिए उतरते हैं, जैसे अब आंदोलन के लिए लोग उतर आते हैं और फिर लौट जाते हैं, उस जिंदगी और जीवन और भूख को समझ नहीं पाते हैं। 2,500 रुपए खर्च हुए, बाकी सारे पैसे जिन जिन ने चंदा दिया था उसको बापू ने लौटा दिया। क्या यह मौजूदा वक्त में संभव है? इस दौर में पार्टी फंड तो 1,000 करोड़ रुपए है, इसको लेके ताली ठोकी जाती है, जो पार्टी का अध्यक्ष होता है उसकी पीठ थपथपाई जाती है। कमाल का काम आपने किया है, जो इतनी बड़ी तादाद में आपने अपने तौर पर पैसा ले लिया। बापू की सादगी और बापू की सरलता हर चीज को लोगों से इसलिए जोड़ देती थी कि वो अपने तौर पर अपने ऊपर खर्च ना करके उन परिस्थितियों को साथ जोड़कर चलना चाहते थे, जिसके जरिए ये एहसास हो सभी को कि बापू उनके बीच के हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी यूं ही नहीं थे, उनकी सादगी और उनकी जिंदगी जीने के तरीके को अगर समझेंगे, और उनके पास जो स्वाभिमान था, 1965 का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन हुआ करते थे। उन्होंने धमकी दी थी भारत को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, कि आप युद्ध को रोकिए, पाकिस्तान से युद्ध मत कीजिए, अगर आप कीजिएगा तो जो PL 480 के तहत लाल गेहूं आता है, क्योंकि भारत उस समय अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ था, गेहूं को हम रोक देंगे। स्वाभिमानी थे लाल बहादुर शास्त्री। अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा, जिसका जिक्र अनिल शास्त्री ने इंटरव्यू में भी किया है, किताब में भी किया है। उन्होंने ललिता शास्त्री जी से कहा, क्या यह संभव है कि हमारे घर एक ही वक्त भोजन बने और एक वक्त हम लोग उपवास करें? अगर यह संभव है तो कल मैं देश के सामने यह ऐलान करने वाला हूं, अगर हमारा परिवार संभव नहीं हो पाएगा तो फिर मैं ये नहीं करूंगा। उस दिन
शास्त्री जी के घर पर एक दिन का भोजन बना और अनिल शास्त्री जी, उनके बेटे, उनके मुताबिक उस संतुष्ट हो गए कि एक वक्त उपवास करके जिंदा रहा जा सकता है। तब उन्होंने अगले दिन पूरे देश से ऐलान किया कि एक हफ्ते के लिए आपको एक दिन एक वक्त उपवास करना होगा, एक ही वक्त खाना होगा, और पूरा देश उपवास की परिस्थिति में आ गया। वो अपने आप को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जोड़ रहा था। उनके भीतर की सादगी का एहसास अगर आप करना चाहते हैं तो इस रूप में भी कीजिए, जिसका जिक्र अपनी किताब में किया गया है, कुलदीप नैयर साहब ने किया है, कि जब कामराज प्लान आया था 1963 में नेहरू के रहते हुए, तब गृहमंत्री पद छोड़ना पड़ा था लाल बहादुर शास्त्री को। और उस शाम जब उनके घर पर पहुंचे थे कुलदीप नैयर, उन्होंने देखा पूरे घर में अंधियारा है, और एक ड्राइंग रूम में एक जगह लाइट जल रही है जहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, अपने घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, अब तो मैं मंत्री भी नहीं रहा, तो मुझे सरकार से कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। 500 रुपये वेतन जरूर मिलेगा, तो 500 रुपये वेतन में मुझे बचाऊंगा, मैं अपने तौर पर बिजली भी बचाऊंगा, हर चीज बचाऊंगा। तब कुलदीप नैयर जी ने कहा कि आप अखबारों में लिखिए, मैं उसको सिंडिकेट करता हूं। तब शास्त्री जी ने अखबारों में लिखना शुरू किया, 2000 रुपये उससे कमाई होने लगी। अब आप सोचिए, जो गृह मंत्री रह चुका था और वो कामराज प्लान के तहत आ गया, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री हो गया, सादगी अपरंपार, और उन सब के बीच लोगों से जुड़ाव। ये जुड़ाव आपको कहीं मौजूदा वक्त में क्या देखने की स्थिति में आप आ भी सकते हैं या सोच भी सकते हैं? और इस दौर में जब खास तौर से इस बात का जिक्र हो रहा है कि खास तौर से हाथरस कांड जो हुआ है, उसने पूरे देश के भीतर में एक सिहरन पैदा कर दी है। हमें लगता है कि आज करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का, उसका जिक्र भी करना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। और कांग्रेस के भीतर हम आपको उस दौर में लिए चलते हैं जब पहली सरकार इस देश के भीतर में सेंट्रल प्रोविंस की बनी थी। 1937 सेंट्रल प्रोविंस की सरकार बनी थी। 3 उसके सीएम बनने के दावेदार थे। एक रविशंकर शुक्ला जी थे, एक द्वारका प्रसाद मिश्र थे। इनकी लड़ाई के फायदा उस समय डॉक्टर एमबी खरे को हो गया, वह सीएम हो गए। सेंट्रल प्रोविंस में मध्य प्रदेश का हिस्सा कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा भी आता था और कुछ हिस्सा कर्नाटक का भी आता था। यह पूरा सेंट्रल प्रोविंस था। पहले सीएम 1937 में डॉक्टर एमबी खरे बने थे। और जब ये 1 साल पूरा हुआ सरकार का, तो जश्न मनाना शुरू किया गया। उस जश्न के वक्त में कैदियों की रिहाई शुरू हुई। उस कैदियों की रिहाई में जिस 3-4 कैदी के नाम थे या जिन अपराधियों के नाम थे, इनको रिहा कर दिया जाएगा, वो एक लिहाज से पहला करप्शन था। उसका करप्शन की स्थिति को देखिए। उसमें जिस व्यक्ति को छोड़ा गया वो एक थानेदार था। थानेदार इसलिए जेल में बंद था क्योंकि उसने एक दलित लड़की से बलात्कार किया था। और जो उस वक्त जिनके मातहत जेल आता था या जिन्हें रिहा करना था या जो होम मिनिस्टर थे, उस विभाग के मंत्री के वो रिश्तेदार था थानेदार, और थानेदार का उस रिहाई में नाम आ गया। पहली गड़बड़ी ये हुई, पहला करप्शन ये था। दूसरा करप्शन, जो दूसरे दावेदार थे द्वारका प्रसाद मिश्र, उनके भाई के एक मित्र हुआ करते थे जो कि इंश्योरेंस में काम करते थे और उन्हें झूठे तरीके से कुछ क्लेम निकाल लिया था, वह भी जेल में, उनकी भी रिहाई का जिक्र था। तीसरे थे जो मुख्यमंत्री खरे साहब थे, उन्हीं का बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं था पूरी पढ़ाई का, और पढ़ाई खत्म हो गई थी, सर्टिफिकेट मिला नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में ही उनको स्टेट ने ऑनररी फिजिशियन के तौर पर नियुक्त कर दिया। इसी तरीके से रविशंकर शुक्ला, जो एक उनके भी बेटे थे, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनको नियुक्ति हो गई। इस क्राइम को लेकर इतना हंगामा मचा कि इस्तीफा सरकार को देना पड़ा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठ गई। महात्मा गांधी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि इस तरीके से आप करप्ट हो सकते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल गए, सारी चीज बदल गई, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये डिसीजन लड़ पड़ा जो कि वर्धा में उस समय हुआ था, और सबको हटा के फिर नई सरकार बनी। यह एक स्थिति उस पीरियड की जब हम बताते हैं तो मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर, विधानसभाओं के भीतर जो आरोपित है उनके हिस्से में, कुछ के हिस्से में रेप भी आता है, मर्डर भी आता है। ऐसे लोग भी हैं जो आरोपी हैं, लेकिन बावजूद इसके यह आरोप का हिस्सा 1937 में महात्मा गांधी ने बर्दाश्त नहीं किया था, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसी पर बैठ गई जो वर्धा में बुलाई गई थी।
ये कल्पना के परे है, मौजूदा वक्त में एक सपने की तरह लग सकता है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन से भारत यूं ही नहीं निकला था और यूं ही भारत ने खुद को मथा भी नहीं था। ये सारी परिस्थितियां हैं और आखिर में हमको लगता है एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए, जो खास तौर से हिंद स्वराज लिखा था। हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। 1909 से 11 के बीच में जो हिंद स्वराज लिखा गया, उसमें पार्लियामेंट को लेकर जो परिकल्पना की गई थी, उसमें एक किताब, हमारे पास कई किताबें हैं, लेकिन उसमें एक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं कनक तिवारी जी, उन्होंने भी इसको बड़ी शानदार तरीके से व्याख्या की है। लेकिन हिंद स्वराज में था क्या, ये बड़ा आपको समझना है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर किया था। उन्होंने कहा था कि संसदीय पद्धति बांझ और वैश्या की तरह है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसको असंसदीय माना गया और इसकी उस समय जबरदस्त आलोचना हुई, व्याख्या भी हुई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, क्योंकि ये वेस्टमिंस्टर स्टाइल जो था उसको लेकर ब्रिटिश हुकूमत की जो पूरी संसदीय प्रणाली के मातहत महात्मा गांधी ने यह कहा था। और आज हम हो सकता है कि पार्लियामेंट को उसी दिशा में ना सिर्फ ले गए हैं बल्कि उसी को जीने लगे हैं। उस वक्त उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया तो वैश्या शब्द को असंसदीय जब कहा गया तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं बदलेंगे। इसकी व्याख्या अपने बहुत जगह पर हुई है, कनक तिवारी जी ने इसको एक साथ किया है। तो महात्मा गांधी जी का तर्क था कि पार्लियामेंट कानूनों का प्रजनन तो कर सकती है, परंतु वह संवेदना, करुणा और लोक कल्याण का प्रजनन नहीं कर सकती। उसको बहुमत के आधार पर चुने गए सत्ताधारी दल के स्वार्थ के लिए रचा जाता है और संसद के सदस्य 5 वर्षों तक फूहड़ बेशर्मी के साथ मतदाताओं का अपमान करते हैं। मतदाता भी इनका चुनाव मुख्यतः समाचार पत्रों को पढ़कर सामूहिक राय के आधार पर करते हैं। अब तो टेलीविजन भी आ गया है, लेकिन उस समय समाचार पत्र था। लेकिन वो साफ कहते हैं, जबकि समाचार पत्र वास्तविक जीवन का ना तो प्रतिनिधित्व करते हैं ना ही उसका प्रतिबिंब है वो, और इस तरह एक बौद्धिक षड्यंत्र के तरह मतदाताओं का मत कबाड़ कर जीती गई संसद बांझ प्रक्रिया की हिस्सेदार नहीं तो क्या है। इन बातों का जिक्र जब हम आज कर रहे हैं तो क्या वाकई इस देश की स्वाधीनता आंदोलन और आज़ादी के बाद की कुछ सालों की परिस्थिति में इस देश में ईमानदारी बह गई, इस देश में स्वाभिमान बह गया, इस देश के भीतर में नैतिकता बह गई और मौजूदा वक्त में ये सारी चीज़ें नई तरीके से परिभाषित कर कर हर दिन प्रचार के माध्यम से जो करोड़ों रुपए प्रचार हो रहे हैं, इसमें इसका एहसास कराया जा रहा है यही सही है, यही सही है, यही सही है। और इस सही देने की प्रक्रिया के दौरान आज अखबारों के पन्नों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो या तमाम दल हो जिन्होंने इस प्रक्रिया, बांझ प्रक्रिया को जीना शुरू किया है और जो संसदीय प्रणाली को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं, वह भी महात्मा गांधी के नाम पर इश्तिहार देकर अपनी तस्वीर उनके साथ खड़े कर देते हैं। स्थिति सिर्फ 70-72 साल में ऐसी हो गई। इससे विकट परिस्थिति क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी याद कीजिए बापू को, उस दौर को। वो तो कोई किताब पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर में जो उनके प्रधानमंत्री का काल था, बड़ा छोटा काल था, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जनता के साथ जुड़ाव किसी प्रधान सेवक का क्या होता है। और अब सिर्फ कहने के लिए प्रधान सेवक शब्द भर है, उसके पीछे एक ऐसी हुकूमत है जो चकाचौंध जीवन जीती है, जनता से कटी हुई होती है। कल तक शानदार गाड़ियां थी, अब तो एरोप्लेन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।